नहीं पता है पीछे आप यहीं बैठा करिए बगल में आ रहे वाला नहीं है, देखो कहाँ है, नहीं दिख रहा है। अभी कल नया निकाले थे इसमें नहीं, अभी पढ़ा रहे थे कौन? यहाँ कॉलेज चलिए धर्म की बात हो रही थी और कालीन धर्म देख लीजिए जरा सा। तो आपको हमने लिखवाया है 12वें शिलालेख में अशोक ने सर्वधर्म समवाय की बात की है, यानी कि अन्य सभी धर्मों के प्रति वह सहिष्णु रहा है, या नहीं कि वह बौद्धिस्ट हो गया था, अन्य धर्मों के ऊपर वह अत्याचार या क्रूरता करता रहा हो। ऐसा नहीं है, सिर्फ वह आडंबर और कुरीतियों को लेकर वो ज्यादा सजग रहा है। तो धर्म में लिखिए एक लाइन, तब तक व्हाइटनर कोई लेने गया है। देखिए मौर्य काल में वैदिक धर्म प्रचलित था। भाई अशोक के पहले सब उसके जो बिंदुसार और मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य चलता नहीं सब वैदिक धर्म के मानने वाले ही थे ना। हाँ, मौर्य काल में वैदिक धर्म प्रचलित था, किंतु मौर्य काल में वैदिक धर्म प्रचलित था, किंतु कहाँ गए भाई, कहीं डालिए इसमें कुछ, कौन कर लेता है काम? अरे उसमें है वैदिक धर्म प्रचलित था, किंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म, देखिए किंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म, कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मण तथा क्षत्रियों तक ही सीमित था। अभिजात ब्राह्मण तथा क्षत्रियों तक ही सीमित था। सब में नहीं अभी मैडम से बोला करिए कि वो लेके जाएगा। यहाँ पे डस्टर भी गया हो गया। किंतु अभिजात ब्राह्मण तथा क्षत्रियों तक ही सीमित था। कहने का मतलब मौर्य काल में वैदिक धर्म प्रचलित था, किंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म जो होता था वह सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों तक ही सीमित था। कलिरान के पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था। पतंजलि का नाम सुने होंगे। हाँ, योग ऋषि पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था। मौर्य काल में देव मूर्ति, मैडम शायद मैम कुछ पढ़ाने आई थी, वो व्हाइट कलर लेके चली गई, ये मार्कर लेके चली गई। देख लीजिए इसमें कल तो अभी नया आती थी।
आप लेकर बैग में चले जाएंगे। डस्टर भी यहाँ से हट गया है, आप उसी में डाल देंगे। देख लीजिए यहाँ ऑफिस में हो सकता मिल जाए। कोई बच्चा है जो जानता हो मैडम जो पढ़ा रही थी, जाओ ले लो अंदर से। अरे वैसे भी रखा होगा, मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। चौहान साहब होने बता देना, दे देंगे। हाँ, आप तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था, जैसे आजकल बेचा जाता था। देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को, देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को देवता कारू कहा जाता था। देवता कारू कहा जाता था। देव मूर्तियों को बेचने वाले शिल्पियों को देवता कारू कहा जाता था। कारू कहा जाता था, देवता कारू कहा जाता था। मेगास्थनीज ने मुंड निकौर सिकंदर के बीच वार्तालाप का, मुंड निकौर सिकंदर के बीच वार्तालाप का जो वृत्तांत दिया है, मुंड निकौर सिकंदर के बीच वार्तालाप का जो वृत्तांत दिया है, उससे मौर्यकालीन ब्राह्मण ऋषियों के जीवन चर्या पर प्रकाश पड़ता है। ब्राह्मण ऋषियों के जीवन चर्या पर प्रकाश पड़ता है। मेगास्थनीज ने मुंड निकौर और सिकंदर के बीच वार्तालाप का जो वृत्तांत पेश किया है, उससे मौर्यकालीन ब्राह्मण ऋषियों के जीवन चर्या पर प्रकाश पड़ता है। देखिए, कुछ ब्राह्मणों को जो वेदों में निष्णात थे, कहने का मतलब ब्राह्मणों की स्थिति यहाँ भी काफी बेहतर थी, गिरी नहीं थी। भले लिखिए कुछ ब्राह्मणों को जो वेदों में निष्णात थे, निष्णात मतलब पारंगत थे। कुछ ब्राह्मणों को जो वेदों में निष्णात थे, वेदों की शिक्षा देते थे, वेदों में निष्णात थे, पारंगत थे, एक्सपर्ट थे। निष्णात अब आने दीजिए, अभी लिख रहे हैं। मार्कर ले जाइए भैया, कहीं से ले आइए। ऑफिस में चले जाइए, मिल जाएगा। ऑफिस के अंदर बोल दीजिए कि मार्कर दे दीजिए, और चला के देख लीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन। हाँ, जो कुछ ब्राह्मणों को जो वेदों में निष्णात थे, वेदों की शिक्षा देते थे तथा बड़े बड़े यज्ञ करते थे, यज्ञ कराते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, उन्हें पाली ग्रंथों में ब्राह्मण निस्साद कहा गया है। उन्हें पाली ग्रंथों में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, उन्हें पाली ग्रंथों में ब्राह्मण निस्साद कहा गया है। निस्साद, ब्राह्मण निस्साद कहा गया है। ब्राह्मण निस्साद कहा गया है। निस्साद आधा सा रहेगा, ब्राह्मण निस्साद कहा गया है। ऐसे ब्राह्मणों को, नीचे लिखिए, ऐसे ब्राह्मणों को राज्य से करमुक्त भूमि दान में मिलती थी। ऐसे ब्राह्मणों को राज्य से करमुक्त भूमि दान में मिलती थी। करमुक्त भूमि दान में मिलती थी। करमुक्त भूमि दान में मिलती
अर्थशास्त्र में ऐसी भूमि को क्या कहा गया है? ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय कहा गया है। अर्थशास्त्र में ऐसी भूमि को ब्रह्मदेय कहा गया है। ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय कहा गया है। ये आपका जो ब्राह्मणों पर आपका जो संशय रहा होगा ये दूर हुआ, यानी कि ब्राह्मणों की स्थिति मौर्य काल में भी काफी बेहतर थी। भले आडंबर या कुरीतियों के अगेंस्ट जाकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, लेकिन वह कहीं न कहीं सारे धर्मों का आदर करता था और धार्मिक समवाय की बात जो है 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात उसने लिखा भी मिलता है। ठीक, यानी कि वह धार्मिक रूप से सहिष्णु था सभी धर्मों के प्रति, वह कट्टरपंथी नहीं था। और यही देखिए वो छठे शिलालेख में क्या कहता है, मैं कहीं भी रहूं सारे, अगर जनता के हित की कोई बात है तो मुझे तुरंत सूचित किया जाए, चाहे मैं निवास में रहूं, भोजनालय में रहूं, भवन में रहूं, कहीं पर भी। छठे शिलालेख में यह बात कही गई। और देखते हैं इसी तरह से देखिए कौटिल्य ने भी क्या कहा था कि जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। कौटिल्य ने स्वयं निर्देशित किया था कि अगर जब राजा दरबार में हो तो उसे बाहर बैठी जनता की प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। त्वरित उसके बारे में सुना, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित होता है और प्रजा के हित में ही उसका हित है। ये सब कौटिल्य की स्टेटमेंट है, ये हम आपको सुना दे रहे हैं। जैसे छठे अभिलेख में वो कहता भी है, वह यदि अशोक प्रजा के कार्य के लिए प्रतिक्षण और प्रत्येक स्थान पर मिल सकता है और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने में उसे बड़ा संतोष मिलता है। यह हमने आपको लिखवा दिया है छठे शिलालेख में चर्चा के लिए। अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बड़ा चिंतित था। अशोक का जो कलिंग में अभिलेख मिलता है, अशोक ने तोसली, उज्जैनी और तक्षशिला के अधिकारियों से चक्रवत स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। बाबलू अभिलेख में अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख मिलता है। बाबलू जहां वह प्रजा के हित के बारे में बात करता है। बाबलू तीसरे अभिलेख के अनुसार धर्म में अल्प संग्रह तथा अल्पव्यय का विधान था। संघफूट की बात अगर की जाए तो सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में, ये हमने सब आपको बताया है। तो कुल मिला के क्या बोली, आइए देखिए कहाँ रखा है। नहीं बोले यहाँ रख के जाए, मतलब है कोई थर्ड पर्सन ले गया हो। हाँ आप नया देखिए, बड़ा अच्छा लग रहा था। ये लीजिए सर कहाँ था? अपना रखते हैं एक साथ में। अरे वाह क्या बात, आप जो है बड़े सजग व्यक्ति हैं भाई। नहीं जरूरत पड़ता रहता है इसलिए। डस्टर तो मैम ने दे दिया लेकिन मेन हथियार नहीं दिया। आप एक चीज और देख लीजिए, ये सवाल पूछा जाता है कि कुछ धर्म प्रचारक थे, किस किस देश में कौन कौन से धर्म प्रचारक कहाँ कहाँ गए थे। ज्यादातर आप लोग मात्र महेंद्र और संघमित्रा के बारे में जानते होंगे। पूछा जाता है लिस्ट, लिख लीजिए, एक तरफ धर्म प्रचारक, एक तरफ नाम। ये पूछे गए जो सवाल है उस पर चर्चा कर लीजिए। देश कौन सा देश था, कौन सा देश था
कहाँ गया था, कौन सा धर्म प्रचारक? पहला लिखिए मच्छन्तिक, ये कश्मीर तथा गांधार गए थे। मच्छन्तिक ये बौद्ध ऋषि थे भाई, बौद्ध भिक्षु थे। ये कश्मीर गए और गांधार यानी कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र इधर और पश्चिम में चले गए। कश्मीर तथा गांधार महारक्षित, महारक्षित ये कहाँ गए थे? यमन देश, महारक्षित यमन देश, महारक्षित। तीसरे आपके थे मच्छिम, मच्छिम मच्छिम ये हिमालय देश, मतलब हिमालय के अगल बगल उस समय देश का अगर छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। अब आज के परिप्रेक्ष्य में मत देखिएगा उसको। हिमालय देश, धर्मरक्षित, देश मतलब राज्य, तत्कालीन राज्य जो रहे होंगे। धर्मरक्षित, अपरांतक, अपरांतक क्षेत्र में गए थे। धर्मरक्षित, अपरांतक, महाधर्मरक्षित ये महाराष्ट्र में गए। महाधर्मरक्षित, महाधर्मरक्षित ये महाराष्ट्र क्षेत्र में गए थे। महाराष्ट्र क्षेत्र, महाधर्मरक्षित, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र क्षेत्र। महादेव, 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 महादेव ये गए थे महिषमंडल यानी मैसूर अथवा मांधाता। महिषमंडल, महिषमंडल क्षेत्र में गए थे यानी मैसूर अथवा मांधाता, कर्नाटक की तरफ। मैसूर अथवा मांधाता आ जाइए, आइए आइए। महादेव, महिषमंडल, मैसूर अथवा मांधाता। रक्षित, 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 रक्षित ये आपके गए थे वनवासी क्षेत्र यानी उत्तरी कन्नड़। वनवासी, वनवासी यानी उत्तरी कन्नड़, कर्नाटक वाले, उत्तरी कर्नाटक। वनवासी क्षेत्र, उत्तरी कन्नड़, सोच तथा उत्तर ये नाम रहा होगा। ये सुवर्ण भूमि गए थे। सोच तथा उत्तर ये बहुत भिक्षु रहे होंगे। ये सुवर्ण भूमि गए थे। सुवर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि। महेंद्र तथा संघमित्रा आप जानते ही। महेंद्र तथा संघमित्रा कुछ खास थे जो इनको हमने टच करने की कोशिश की। ये कहाँ गए थे? पुराना नाम बोलिए भाई। ताम्र, आगे बोलो। ताम्रपर्णी के ताम्रलिप्ति। अरे यही तो मामला फंस जाता है। ताम्रपर्णी श्रीलंका को कहा जाता था। अभी कल ही पढ़ाए थे। ताम्रलिप्ति बंदरगाह था आपके बंगाल में, पूर्वी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह। ये बंदरगाह का नाम है। कहाँ पे था?
पूर्वी पूर्वी तट पर यानी बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र। ताम्रलिप्ति ताम्रपाणी नाम है, अभी कल बताए थे भाई ताम्रलिप्ति। ये हो गया, अब देख लीजिए। हाँ नहीं भाई आपका स्वागत है। कुछ परवर्ती मौर्य नरेशों के बारे में लिख लीजिए, कुछ परवर्ती मौर्य नरेशों के बारे में देख लीजिए। इसको मिटा दें, ये तो चल भी नहीं रहा है। इससे अच्छा तो हमारा कागज है। साफ करके ले लेंगे, नहीं व्यवस्थाएं भी सब इधर उधर आप कर देंगे तो भाई का सब लोग वहीं पहुंच जाते हो कोसने। सरकार को नहीं, हर बात में सरकार को मत कोस सकते। देखिए लिखिए, कुछ परवर्ती मौर्य नरेशों, कुछ परवर्ती पुराणों के अनुसार कुछ परवर्ती मौर्य नरेश, पुराणों के अनुसार कुछ परवर्ती मौर्य नरेश कौन कौन रहे थे? देखिए, उड़ाल कहा जाता है कि अशोक के बाद गद्दी किसने संभाली थी? उड़ान के बारे में कहानी बताई थी, याद है? वह दोनों आंख से अंधा था। आपको हमने बताया था कि विधि का जो है प्राकृतिक नियम का सिद्धांत उसी टाइम से माना जाता है कि अशोक ने एक नियम लागू किया था कि बिना किसी का पक्ष सुने हुए, कोई भी विक्टिम है उसका बिना पक्ष सुने हुए सीधे न्याय नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है तो 24 घंटे के अंदर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने उसकी उपस्थिति आवश्यक है। जानते होंगे ये सब। तो नैसर्गिक न्याय की उत्पत्ति वहीं से हुई थी, उड़ान। उसके बाद पुराणों के अनुसार तालिका में देखिए, दूसरा है बंधुपालित। बंधुपालित, बंधुपालित, ये बंधुपालित, ये इनके पुत्र थे, उड़ान के पुत्र। उड़ान अशोक का होता था ना। फिर इंद्रपालित, हाँ ये इनके पुत्र थे, इंद्रपालित। ये सब बड़े कमजोर शासक रहे, बंधुपालित के पुत्र। फिर देखिए, इंद्रपालित बंधुपालित का भाई था, सॉरी पुत्र नहीं था, भाई। यानी कि असामयिक ये लोग काल के काल में चले गए। इंद्र बंधुपालित का भाई इंद्रपालित हो गया। फिर आगे चौथा दसोन, बंधुपालित का पौत्र दसोन, बंधुपालित का पौत्र था। पुत्र पौत्र बहुत जल्दी से सयाने हो जाते। भाई जगह दीजिए, बुला लीजिए, आइए हम बैठाते हैं, आइए, स्वागत है भाई, आइए। दसोन बंधुपालित का पौत्र। 5वें नंबर देखिए, दशरथ अशोक का पुत्र। अंदर से देखिए, जगह दीजिए। एक तो उस पर आप बैठ जाइए, वो सही है कि नहीं? ये वाली आप उस पर चले जाइए। चलो समय से आने, आज पहला दिन है क्या? समय से आए तो दशरथ अशोक का पुत्र। यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पे एक अशोक का पुत्र था, छोटा रहा होगा, हो सकता है। दशरथ अशोक का पुत्र, काफी देर में गद्दी उनको नसीब हुई। दशरथ अशोक का पुत्र। संप्रति,
संप्रति संप्रति दशरथ का पुत्र था। संप्रति संप्रति दशरथ का पुत्र था। दशरथ का पुत्र। देखिए हर ग्रंथों में अलग अलग सूची मिलेगी, ये अमिट छाप नहीं है। दिव्यावदान के अनुसार दूसरे हैं, पुराणों का जो कुछ काफी ऑथेंटिक माना जाता है वो हम बता देते हैं। ठीक, संप्रति दशरथ का पुत्र था। दशरथ अशोक का पुत्र था। उसके बाद सालिशुक होता है। सालिशुक, ये जो काफी प्रसिद्ध हुए थे, इनको जो है ध्यान दीजिएगा। दशरथ और संप्रति, सालिशुक, इसके बाद सालिशुक हुआ। उसके बाद देवधर्मन, 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 देवधर्मन। नवे में आपका हुआ शतधनुष, देवधर्मन का पुत्र था। शतधनुष, शतधनुष, ये देवधर्मन का पुत्र था। जो लिस्ट मिली है वो कब बता दे। देवधर्मन का पुत्र शतधनुष, शतधनुष देवधर्मन का पुत्र। और फिर लास्ट में कौन था? बृहद्रथ, बृहद्रथ, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग वंश की नींव डालता है। अब देखिए दिव्यावदान जो है मानता है, नहीं दिख रहा है क्या? शतधनुष, उसके बाद बृहद्रथ है, बस उसके बाद लास्ट लाइन खत्म है। दिव्यावदान कह रहा है कि कुणाल हुआ, उसके बाद संपत्ति हुआ, कुणाल का पुत्र, फिर बृहस्पति हुआ, फिर वृषसेन होता है, फिर पुष्यधर्मन होता है, फिर पुष्यमित्र होता है। इस तरह के दिव्यावदान की लिस्ट है। छोड़िए इनको। एक प्रसिद्ध इतिहास शास्त्री हैं, इतिहासकार हैं, उनका लिख लीजिए तारानाथ। लिखिए, स्टार बना के लिखिए तारानाथ ने केवल 3 मौर्य शासकों का उल्लेख किया है। तारानाथ ने केवल 3 मौर्य शासकों का उल्लेख किया है। हाँ, कौन कौन सा किया है? कुणाल, विगताशोक और वीरसेन। विगताशोक और वीरसेन का, वीरसेन, इनके लिस्ट में ये लोग। अब आपको क्या बता दें खास चीजों में, हमको लगता है लगभग हमने सब कुछ बता दिया है। अंत तो किसी चीज का नहीं होता। अर्थशास्त्र के बारे में एक लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए इनके स्तंभ लेखों की चर्चा अगर की जाए, ये बनते कैसे थे, कुछ जानकारी है? मिटा दे। कागज दीजिए, शायद कागज से जल्दी मिट जाता है। हमको लगता सबसे रिजेक्टेड था, वही पकड़ा दिया। देखिए स्तंभ जो होते थे कैसे बनते थे, ऐसे करके कुछ इस तरह से। बहुत बड़े आर्टिस्ट नहीं है, आपको बताने की कोशिश जरूर करेंगे। और फिर इसमें देखिए स्तंभ का ये तना होता था, उसके बाद
फिर ऊपर से इसकी मेखला बनाई जाती थी कुछ इस तरह से। मेखला ये कहाँ होता था, मेखला के ऊपर एक अन्य छोटी मेखला होती थी कुछ इस तरह से। ये कला के अंतर्गत आता है और कालीन कला। और इस पे देखिए मेखला के ऊपर अधो अवांगमुखी कमल यानी उल्टा कमल इस पर बना होता था। कैसे उल्टा कमल कैसे बनता है, ऐसे होता है। हाँ आप समझ लीजिए, उल्टा कमल होता था, उल्टा कमल की आकृति बनी होती थी। क्या बात है भाई, इसको दुरुस्त करिए। यहाँ से गड़बड़ होगा, जहाँ से नीचे रहा। और इसके ऊपर देखिए अवांगमुखी कमल या उल्टा कमल देख लीजिए, अवांगमुखी कमल। और फिर इसके ऊपर देखिए इस तरह से कुछ इस तरह से बना होता था कंठ, जिसको कहते हैं कंठ। और फिर इसके ऊपर जो है इस तरह से, बहुत अच्छा हम नहीं बना पाए, आप लोग समझ लीजिएगा, एक चौकी होती थी। हाँ, और चौकी के ऊपर देखिए पशु आकृतियां बनी होती। कुल मिला के इस तरह से पशु आकृतियां यहाँ पर होती थी। इसको मेखला कहते थे। इस तरह स्तंभ देखने को मिलते हैं। और स्तंभों की हमने चर्चा भी काफी विस्तृत तौर से की थी। कौशाम्बी, बसार, ये सब हमने बताया था। यष्ट के ऊपर उल्टा कमल का फूल बना होता है, मेखला यानी यष्ट, इसको यष्ट कहते हैं। ये दो होता है ना यष्ट। चलिए, ये तो एक दिमाग में आपने बना दिए स्तंभ। और इसी तरह से देखिए जो स्तूप हुआ करते थे, स्तूप कैसे होते थे, उल्टा कटोरे की तरह। देखे हैं कहीं फिगर, किताब में देखे हैं? हाँ, इस तरह से उल्टा कटोरे की तरह बनाया जाता था। और फिर इसके तरफ ऐसे ऐसे, काफी टाइम जाएगा इसमें बताने में, से देख लीजिए कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे। फिर इसके बीच में जो है वेदी होती थी। अब देखिए हम आप लोग को उसमें हम छोड़ देते हैं। हर्मिका, इसको देव सदन कहा जाता था। हर्मिका यानी देव सदन। और फिर इसमें देखिए एक तरफ ऐसे बनाई जाती थी, चारों तरफ से दीवार टाइप की, तोरण द्वार होता था, एक तरफ प्रवेश द्वार होता था, प्रदक्षिणा पथ होता था। देखिए भरभूत स्तूप की हमने चर्चा कर दी थी। अरे जाने दीजिए, बहुत कुछ हो गया, दिमाग बन गया होगा। स्तूप कैसा होता है, उल्टा कटोरे नुमा। हाँ, और फिर ऊपर एक ऐसे बना होता था, इस पर छत्र टाइप का, जिसको छत्र कहते थे। अरे इस पर बनाया जाता था इस तरह की आकृति। छोड़िए इसको, ये देखिए चर्चा कर लेते हैं। भरभूत स्तूप
भरहुत स्तूप हमने बताया था अपनी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध था। भरहुत स्तूप किस लिए प्रसिद्ध था? मूर्ति कला के लिए। बोध गया स्तूप ये कहाँ है? बोध गया उर्मिला ग्राम के पास में है। यहाँ कश्यप ऋषि का आश्रम है और सुजाता जिसने खीर खिलाई थी बोध गया स्तूप के बगल में, उसका भी वहीं पे निवास स्थान यानी घर था। और बोध गया अशोक ने कब यात्रा की थी? बोध गया की अपने राज्याभिषेक की, बोलिए 8वें वर्ष, 10वें वर्ष, 8वें वर्ष वहां कलिंग विजय करता है। ये सिर्फ जो है झांसी मारी ऐसी किताब है जिसमें 9वें वर्ष लिखा है, लेकिन कंफ्यूजन हो रहा था ना। लेकिन आप 8वें वर्ष हमने एनसीईआरटी में भी देखा, क्योंकि वह 273 ईसा पूर्व में उसको कहीं ना कहीं से राजगद्दी मिल गई थी ना, लेकिन वह 4 साल संघर्ष करता है अपने 99 भाइयों से। फिर 269 में वह राज्याभिषेक विधिवत अपना करवाता है कौन? अशोक। अब वह कलिंग विजय कब कर रहा है? 261 ईसा पूर्व में ना। तो अब इसी में देख लीजिए, इसको ले लोगे तो 9 हो जाएगा और 61 8 69 होता है। तो ये 8वें वर्ष ये ठीक है आपका, ऑथेंटिक किताबों में हमने देख लिया। तो इसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग की विजय करता है। 10वें वर्ष फिर बोध गया, 12वें वर्ष को कई यात्राएं करता है, निगानी सागर, कनक मुनि, लुम्बिनी और लुम्बिनी 20वें वर्ष जाता है। ये 8वां वर्ष जो कलिंग विजय है दिमाग में 9वां मत रखिएगा। और झांसी मालिक 9वें वर्ष लिखा गया है, कोई पढ़ा होगा तो देखा होगा। 8वां वर्ष अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय करता है। चलिए, तो हमने बताया भरहुत स्तूप और बोध गया स्तूप। देखिए बोध गया स्तूप में जो है अशोक ने यहाँ पर महाबोधि विहार, यहाँ महासंघाराम का निर्माण कराया था। एक लाइन लिख लीजिए, बोध गया स्तूप जहां अशोक ने महाबोधि विहार, कोष्टक में लिख लीजिए महाबोधि विहार, कोष्टक में लिख लीजिए महासंघाराम। अरे बोध गया स्तूप डैश दीजिए। देखिए अशोक ने यहाँ पर महाबोधि विहार, महासंघाराम का निर्माण कराया था। अब देखिए सांची की स्तूप की अगर बात करें, महाबोधि विहार या महासंघाराम कोष्टक में लिख लीजिए का निर्माण कराया। सांची स्तूप की अगर चर्चा कर लें तो यह इसका तोरण द्वार बहुत प्रसिद्ध है। देखे हैं फोटो पे, इसका तोरण द्वार बहुत प्रसिद्ध है। अशोक द्वारा राम ग्राम स्तूप की पूजा यहीं पर की गई थी। राम ग्राम स्तूप की पूजा के लिए भी यह प्रसिद्ध है। हाँ, सांची वाला लिख लीजिए, सांची बौद्ध स्तूप तोरण द्वार के लिए प्रसिद्ध है। तोरण द्वार। और इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा धर्मराजिका स्तूप कहां पर है, तो लिखिए धर्मराजिका स्तूप सारनाथ एवं तक्षशिला में। सारनाथ एवं तक्षशिला में धर्मराजिका स्तूप है। धर्मराजिका स्तूप सारनाथ एवं तक्षशिला में, धर्मराजिका लिख ले रहे हैं ना। हाँ, धर्मराजिका स्तूप और सारनाथ एवं तक्षशिला में धर्मराजिका स्तूप। और सारनाथ के धर्मराजिका स्तूप का 6 बार परिवर्धन भी हुआ है, यानी किसको 6 बार बनाया बिगाड़ा गया है, डेकोरेटिव की गई। सारनाथ कभी जाइएगा देखिएगा धर्मराजिका स्तूप बना है वहां। आइए देखते हैं अमरावती स्तूप, ये कहां पर है? अमरावती दक्षिण में है ना, आंध्र प्रदेश में। अमरावती स्तूप और बिहार का निर्माण मूलतः अशोक द्वारा ही कराया गया था, जिसका संबंध सातवाहनों से भी है अमरावती का। और देखिए अगला बैराग स्तूप, यह 3री शताब्दी का है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। बैराग ये राजस्थान में पड़ता है। लिखवाए हैं भाई, कोई नया रहता हो तो लिख सकता है।
बैराट, एक बार रिमाइंड कर रहे हैं आपको, बैराट कहाँ है? राजस्थान में। बोलो भाई, हमारे पढ़ाने कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। हाँ बोलो। बैराट, बैराट स्तूप राजस्थान। हाँ देखिए, तक्षशिला के सिरमुख में पुराण स्तूप है, पुराण स्तूप। तक्षशिला के सिरमुख में पुराण स्तूप है, पुराण स्तूप, पुराण स्तूप, पुराण स्तूप तक्षशिला के सिरमुख में। हो गया। आगे इसमें करके लिख लीजिए, इसके स्तंभ यूनानी कोरिंथ शैली में है, इसके स्तंभ यूनानी कोरिंथ शैली में है, यूनानी कोरिंथ शैली में बनाए गए हैं, कोरिंथ शैली। लिख तो दिए हैं भाई। पुराण स्तूप, पुराण की चर्चा की है तो भाई पुराण स्तूप यूनानी कोरिंथ शैली में है, पुराण स्तूप। तो अमरावती अगर पूछा जाएगा कि किसने बनवाया था, जो दक्षिण में है, तो अशोक ने बनवाया था, लेकिन विस्तार किसने किया था? सातवाहन। वेरी गुड। विस्तार किसने किया था? सातवाहन जी, सातवाहनों ने उसका विस्तार किया था। और देखिए एक चीज और लिख लीजिए, बिहार। अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार एवं कुक्कुटाराम विहार का निर्माण किया था। अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार एवं कुक्कुटाराम विहार का निर्माण किया था। और कुक्कुटाराम विहार ये लिख रहे हैं, कुक्कुटाराम विहार, ये दो विहार उसने बनवाए थे, अशोकाराम और कुक्कुटाराम। ये दोनों बिहार पाटलिपुत्र यानी बिहार में रहे होंगे जी। और खास चीजों में मेगास्थनीज के अनुसार, देखिए मेगास्थनीज के अनुसार पालीब्रोथा, यूनानी लोग पाटलिपुत्र को क्या कहते थे? पोलीब्रोथा या पालीब्रोथा, पोलीब्रोथा, पोलीब्रोथा। कोष्टक में लिख लीजिए पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र ऐसा था। पोलीब्रोथा या पाटलिपुत्र समानांतर चतुर्भुजा या आयताकार था, समानांतर चतुर्भुजा या आयताकार था। अब देखिए लोक कला में अगर देख लिया जाए, मूर्ति कला में हमने धौली कालसी की चर्चा की थी। धौली और कालसी से हाथी की मूर्ति मिलती है। कालसी की हाथी मूर्ति के नीचे लिख लीजिए, लिखिए लिखिए, मूर्ति कला में धौली और कालसी से, धौली और कालसी से हाथी की मूर्ति मिलती है। धौली एवं कालसी से हाथी की मूर्ति मिलती है। कालसी की हाथी के नीचे, कालसी की हाथी के नीचे गजतमे शब्द उत्कीर्ण है। गजतमे ये पूछा गया है। कालसी की हाथी के चित्र के नीचे क्या लिखा है? गजतमे, गजतमे शब्द उत्कीर्ण है। कालसी की हाथी की मूर्ति के नीचे गजतमे शब्द उल्लिखित है। लोक कला में देखिए कुछ यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मिली है। देखिए लोक कला में मथुरा के परखम से यक्ष मणिभद्र की मूर्ति मिली है। मथुरा के परखम से यक्ष मणिभद्र की मूर्ति मिली है। मथुरा के परखम से यक्ष, यक्ष यक्ष समझ रहे हैं ना? यक्ष मणिभद्र की मूर्ति मिली है। यक्ष
मणिभद्र की मूर्ति मिली है। मणिभद्र पूछा जाता है मथुरा परखम की यक्ष मूर्ति कहाँ मिली है? परखम में। मथुरा के परखम से यक्ष मणिभद्र की मूर्ति मिली है। अगर सबसे यक्ष प्रसिद्ध मौर्यकालीन यक्ष मूर्ति की अगर बात होगी, यही सबसे खूबसूरत बनाई गई मथुरा वाली। और देखिए दूसरे मध्य प्रदेश के ग्वालियर विदिशा से भी यक्ष यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बिहार के जो पूछा गया है, बिहार के दीदारगंज से, ये लिखवाए भी हैं, बिहार के दीदारगंज से, बिहार के दीदारगंज से, दीदार भाई, हाँ, दीदारगंज से चामर ग्रांगड़ी यक्षी की प्रतिमा, चामर ग्रांगड़ी यक्षी की प्रतिमा, चामर ग्रांगड़ी यक्षी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और देखिए राजघाट बनारस से त्रिमुखी यक्ष की प्रतिमा, राजघाट बनारस से त्रिमुखी यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। राजघाट बनारस से त्रिमुखी यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। त्रिमुखी यक्ष, राजघाट बनारस से त्रिमुखी यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अयोध्या से भी मूर्तियां वगैरह मिली हैं। अब बस करिए भाई, बहुत हो गया। अगर आपकी इच्छा हो तो हम अर्थशास्त्र पे कुछ चर्चा कर लें। अर्थशास्त्र की चर्चा बहुत पूछते हैं अर्थशास्त्र भाई से। छोड़ दें कर दें? चलिए देखिए, अर्थशास्त्र कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य को जानते ही हैं। देखिए अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य हो गया ना। आगे लिखिए भाषा संस्कृत, भाषा संस्कृत, भाषा संस्कृत किस भाषा में लिखा गया है? हाँ, अर्थशास्त्र के बारे में देख लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, अर्थशास्त्र, भाषा संस्कृत, श्लोक कितने हैं? भाषा संस्कृत श्लोक 6000, श्लोक इसमें कितने वर्णित हैं? 6000 श्लोक हैं। और अधिकरण देखिए कितने हैं? 15 अधिकरण, यही पूछा जाता है। अधिकरण 15 अधिकरण है। पूछा गया बार बार सवाल कि अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या कितनी है? 15 अधिकरण। प्रकरण 180 प्रकरणों की चर्चा है। प्रकरण 180। शैली कैसी है इसकी? सूत्र शैली, सूत्र शैली में लिखा गया है। शैली, सूत्र शैली। अगर आपने कुछ पूछ लिया तो हमारे दिमाग में चलता रहता है, कहीं ना कहीं से उसको पूछते हैं। शैली देखिए, सूत्र शैली, अन्य पुरुष शैली भी इसको कहते हैं। सूत्र शैली को अन्य पुरुष शैली, अन्य पुरुष शैली भी इसको कहते हैं। शैली, सूत्र शैली। शैली कैसी है? सूत्र शैली लिख लीजिएगा, सूत्र शैली। आगे लिखिए 15 अधिकरण जो है ये जान लीजिए। और आपको हमने देखिए राज्य के सप्तांग सिद्धांत जो है वो भी अधिकरणों का 6वां अधिकरण है अर्थशास्त्र का। 15 अधिकरणों में 6वें नंबर का अधिकरण जो है
राज्य का सप्तांग सिद्धांत है जो हमने आपको बता दिया है। क्या क्या बताए थे उसमें? स्वामी यानी राजा, उसके बाद बोलिए अमात्य होता था, उसके बाद जनपद होता था, फिर दुर्ग होता था, फिर कोष होता था, फिर सेना, फिर मित्र। बताए याद कर लो, पूछा जाता है भाई। हाँ, 15 अधिकरण में देखिए, प्रथम अधिकरण इसका किससे संबंधित है? राजस्व प्रशासन से। 15 अधिकरणों में देख लीजिए, 15 अधिकरणों में प्रथम कौन था? प्रथम अधिकरण राजस्व प्रशासन से था। राजस्व प्रशासन से था। राजस्व प्रशासन प्रथम अधिकरण राजस्व प्रशासन से संबंधित था। द्वितीय नागरिक प्रशासन से, द्वितीय नागरिक प्रशासन से, साइड में लिखिए, नागरिक प्रशासन से। तृतीय देखिए, तृतीय ये दीवानी कानून से संबंधित था। तृतीय दीवानी कानून से संबंधित था, दीवानी कानून से संबंधित था। चतुर्थ देखिए, चतुर्थ फौजदारी कानून से, चतुर्थ फौजदारी कानून से संबंधित था। चतुर्थ फौजदारी कानून से संबंधित था। पांचवा सम्राट के सभासद एवं कर्मचारियों का विवरण है। पांचवें में सम्राट के सभासद और कर्मचारियों का विवरण है। कर्मचारियों का विवरण। पांचवें में सम्राट के सभासद और कर्मचारियों का विवरण। छठा राज्य के सप्तांग या सामूहिक सिद्धांत का वर्णन है। यही हमने आपको बताया था। छठा क्या है? राज्य के सप्तांग सिद्धांत, यही पूछा जाता है, सप्तांग सिद्धांत। अब इसमें भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। इसी को सावयवी भी बोलते हैं, सावयवी सिद्धांत भी बोलते हैं। सावयवी, कभी सावयवी लिख देगा तो कंफ्यूज मत होना का। राज्य के सावयवी या सप्तांग सिद्धांत। हाँ, ये किसका था? कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत होगा, तो यही है सावयवी और सप्तांग सिद्धांत। मंडल सिद्धांत, अगर और कोई सिद्धांत होगा तो हम आपको जरूर खोज कर बताएं। अभी तक तो हमको यही किधर मनु का पॉलिटिकल साइंस में और साइंस में होंगे ना मनु? हाँ, उनका है मंडल सिद्धांत। और उनका एक होगा राज्य का मैत्री संबंध वाला साढ़े गुण नीति। एक क्या होगा? साढ़े गुण नीति भी है ना? हाँ, ये आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़े होंगे, अगर पॉलिटिकल साइंस होगा। हाँ, अगर ये भी आप पढ़ना चाहते हैं तो हम अगले डेट पर बता देंगे, पहले इसी को खत्म करिए। साढ़े गुण नीति वगैरह, चूंकि आपके यहाँ मन वगैरह नहीं है, वो आप चले जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये तो बता चुके हैं। सातवां देखिए, सप्तांग सिद्धांत में राजा सभी अंगों में प्रथम था और मित्र सबसे अंतिम था। और राजा की स्थिति कैसी होती थी? उल्ट स्थानीय थी और शेष छात्र पर निर्भर होते थे। कौटिल्य क्या कहते हैं? सब कुछ राजा पर निर्भर है, वह केंद्रीय धुनी के समान है। कौटिल्य का स्टेटमेंट है कि सब कुछ राजा पर निर्भर होता है और वह किसके समान होता है? केंद्रीय धुनी के समान होता है। जैसे आज का प्रधानमंत्री है भारत देश का, उसी के इर्द गिर्द क्या है? सारे स्टार घूमते रहते हैं ना, जितने मंत्री हैं वह जो है क्या है? स्टारों में प्रमुख होता है ना। कौटिल्य उसमें पॉलिटिकल साइंस में प्रधानमंत्री के लिए कोई बड़ा अच्छा कोटेशन भी है इस मामले को लेकर। सातवां देखिए, इस अधिकरण में सार्वगुण नीति का उल्लेख है। यह आपका सातवां सार्वगुण नीति। अब सार्वगुण नीति हम उसका जो राजा के उसका मित्र का मित्र
ऐसे सारे बड़े नीति बनाई हुई है, उसको हम खासा बना के ले आएंगे, आपको बता देंगे। फिर आगे आएंगे उसमें नहीं कौटिल्य अर्थशास्त्र में आए ये 7वें अधिकरण में सर्वगुण नीति का उल्लेख है। 7वें में सर्वगुण नीति का उल्लेख है। सर्वगुण नीति का उल्लेख है। गुण नहीं गुण, सर्वगुण नीति का उल्लेख है, जो कि कौटिल्य के द्वादश राजाओं के मंडल सिद्धांत का ही अंग है। यही है मंडल सिद्धांत, और वो सप्तांग सिद्धांत है सावली। ये मंडल सिद्धांत का अंग है। मंडल सिद्धांत बताता है कि किसी राज्य के साथ कौन सी नीति लेकर चले, जिससे किसी शासक की नीति सफल हो जाए और वह अपने को बीज गीसु बना सके। बीज गीसु एक शब्द आया है इसमें मंडल सिद्धांत में, बीज गीसु, इसका मतलब विजेता बना सके। कैसे उसको संबंध रखना है, अपने पड़ोसियों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, मित्रवत। हाँ, बगल आपके शत्रु कभी नहीं होगा। ये सारे गुण नीति में आप जान लीजिए। हमेशा अपने बगल मित्र रखना पसंद करता है, आज भी वो चल रहा है वो भी। इसीलिए भारत बार बार पाकिस्तान से क्या कहता है, दोस्ती का हाथ मिलाना चाहता है, चाइना से दोस्ती का हाथ मिलाना चाहता है। अपने पड़ोस में कभी शत्रु नहीं रखना चाहिए, उसके बाद शत्रु होना चाहिए। जस्ट सेकंड में चलो हम भी देख कर आएंगे, बताएंगे आपको, बताने की पूरी कोशिश करेंगे भाई। ये पॉलिटिकल साइंस का मामला है, ये मंडल सिद्धांत में भी है। जब इसकी चर्चा करवाएंगे हम जरूर आपको बताएंगे। जो भी होगा वो उसका जो है आता है ना, ये सूची टाइप की बनी है, किसके बगल में कौन होना चाहिए। ठीक, तो हमेशा जो है बगल में आपके जो है मित्र होना चाहिए, और मित्र के बगल में शत्रु रहेगा तो शत्रु एक बार क्या करेगा। जैसे तिब्बत क्या था, हमारा बफर स्टेट था ना। अगर आज हमारे पास तिब्बत होता है तो पहले जब चाइना तिब्बत को क्रॉस करके तब तो आता हमारे ऊपर अटैक करता, और तिब्बत जाना हमारे लिए मुसीबत का कारण है। हमने मान्यता दे दी, नहीं वहां पर हमारी चौकियां हुआ करती थी। एक जमाने में भारतीय शासन व्यवस्था वहां तक थी। अब तिब्बत में सीधे शासन कर रहा है, अब वहां से सीधे आपके ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए बफर स्टेट। इसीलिए देखिए पार्टी वगैरह जो है भारत आगे अपना रहा है कि हमारे पड़ोसियों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, मित्रवत संबंध होना चाहिए, चाहे कुछ खो कर भी। अभी कौन सा 2 बीघा या 4 बीघा जमीन का मामला था, बांग्लादेश को नहीं दे दिया ना भारत, अरे होंगे विदेश में। चलिए, सर्वगुण नीति में क्या क्या चीज का वर्णन है हम बता रहे हैं। मंडल सिद्धांत किसी राज्य के साथ कौन सी नीति लेकर चले, जिससे किसी शासक की नीति सफल हो सके और वह कैसा शासक बन सके, बीज गीसु शासक बन सके। और सर्वगुण नीति में वर्णित है कि किसी शासक को 6 नीतियां अपनानी चाहिए, संधि, विग्रह, याग और आसन, संशय अपनाना चाहिए। सर्वगुण नीति और मंडल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। सर्वगुण नीति और मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है, ये विदेश नीति से संबंधित है। ये दोनों सिद्धांत किससे संबंधित थे, सर्वगुण नीति और विदेश सिद्धांत। ये मंडल सिद्धांत किससे संबंधित थे, विदेश नीति से। पॉलिटिकल साइंस किताबें हैं, देखेंगे, बढ़िया से देख कर बताएंगे आपको ऐसी गलती। तो कह रहे हैं कि 6 नीतियों के साथ अपने पड़ोसियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और वैधिक। 8वें में देखिए राज्य के लिए घातक दुर्गुणों का उल्लेख है। 8वें मंडल में राज्य के लिए घातक दुर्गुणों का उल्लेख है। लिख लीजिए जल्दी से, राज्य के लिए घातक दुर्गुणों का उल्लेख है। राज्य के लिए घातक दुर्गुणों का उल्लेख है, जल्दी से लिख लिया करिए। राज्य के लिए घातक दुर्गुणों का उल्लेख है, राज्य के लिए घातक दुर्गुणों का उल्लेख है। 8वें में 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां एवं 14वां अधिकरण
युद्ध संधि तंत्र मंत्र का महत्व आदि देते हैं। ये जो 9 से 15 तक है, ये युद्ध संधि तंत्र मंत्र आदि का महत्व, जिसमें आप बताया पुलिस करने आया वही सब चर्चा कर रहे हैं। हाँ, अर्थशास्त्र बताता है कि कैसे एक राज्य को प्राप्त अथवा निर्माण करना चाहिए तथा उसे कैसे सहेजे रखना चाहिए, उस राज्य को कैसे दीर्घकालीन तक संजोए रखना चाहिए, सहेजना चाहिए। कौटिल्य ने राजा को इंद्र एवं यम का प्रतिनिधि भी बताया है। कौटिल्य ने राजा को क्या कहा है? यम और इंद्र का प्रतिनिधि बताया है कि आप जाओ, आप उनके प्रतिनिधि हो, वो आपको भेजे हैं कि आप शासन करो, धर्म के अनुसार शासन करो। और कौटिल्य राजा को पशु और पक्षियों से 20 गुण अर्जित करने की भी सलाह देता है। कह रहा है कि किसी एक राजा को 20 ऐसे गुण होते हैं जो पशु और पक्षियों से ग्रहण करना चाहिए, जैसे लोमड़ी की चालाकी, शेर की बहादुरी। वो कह रहा है कि राजा को 20 ऐसे गुण किससे लेने चाहिए? पशु और पक्षियों से। हाँ, सलाह देता है कि 20 गुण पशु और पक्षियों से लेना चाहिए। इसी तरह से देखिए मैकियावेली थे ना, पोलिटिशियन थे ना, मैकियावेली का नाम सुने होंगे। मैकियावेली ने सिर्फ 2 गुण शेर और लोमड़ी की चर्चा की है, लेकिन भारत का मैकियावेली भी नहीं कहा जाता है कौटिल्य को। उसने सिर्फ मैकियावेली ने कहा कि लोमड़ी की चालाकी होनी चाहिए लोगों के अंदर और शेर जैसी बहादुरी होनी चाहिए, लेकिन कौटिल्य ने क्या कहा कि 20 ऐसे गुण होते हैं जो पशु पक्षियों से लेने चाहिए। लोमड़ी की चालाकी और शेर की बहादुरी की बात करते हैं, अपनाने को कहा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की निंदा की है। विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो वह हमारे लिए अभिशाप है, निंदा की है, तथा उसे देश एवं धर्म के लिए अभिशाप बताया है। समझ रहे हैं? जैसे नहीं, दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा था, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश, तुम्हें पता है कि नहीं? हाँ जी, उन्होंने कहा कि परतंत्र रहना बहुत बड़ा अभिशाप है। और शायद स्वराज शब्द की सबसे पहले उन्होंने बात की थी, स्वराज शब्द की उन्होंने ही चर्चा की थी। उन्होंने क्या कहा था? वेदों की तरह लौटो। मूल शंकर का बचपन का नाम था मूल शंकर तिवारी। आपके कहाँ के थे? गुजरात। और बॉम्बे में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। बाद में वो आर्य समाज 2 गुटों में बढ़ जाता है, उसकी कहानी किसी दिन चर्चा कर लिया जाएगा जब हम लोग धर्म की चर्चा करें, जैन, बौद्ध, आजीवन, ये सब। तो इस तरह से देखिए, आप अर्थशास्त्र के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। अर्थशास्त्र में गण यानी संघ जीतने की नीतियों में अंतः कला को प्रमुखता दी गई है। और 15 अधिकरणों में देखिए, पहले को विनयाधिकारिक कहा गया है, दूसरे को अध्यक्ष प्रचार की संज्ञा दी गई है, तीसरा है धर्मस्थीर, कंटक शोभन। इस तरह से देखिए 15 अधिकरण जो है उनका जो नाम दिया गया है, योग वृत्त, मंडल योनि, साल गुण नीति, व्यासनाधिकारी, अभियासक कर्म, संग्रामिक, वृत्त संघ, अवधीयस, दुर्लभ, दुर्गल, घोड़ाय और निषिद्ध। और अंत है, अंत में 15वां है तंत्र युक्ति। और इसमें ये चीजें जो है उनका नाम भी दिया गया, हमने प्रथम वृत्ति तृतीय से दिखा दिया है। इनका सबका नाम भी अधिकरणों का कौटिल्य ने अलग अलग नामों से दिया, उसमें बहुत मत जाइए, नहीं फिर अर्थशास्त्र। आइए हम लोग चलते हैं कहाँ? मरणोत्तर का। मरणोत्तर काल में शुंग पढ़ा दें। चलिए देख लीजिए शुंग वंश, कितना टाइम बचा है? शुंग वंश शुरू कर दो भाई आज, तो श्लोक कर रहे क्रम से। चलिए तो शुंग वंश देख लीजिए। अंतिम मौर्य शासक प्रहलाद की हत्या किसने की थी?
उनके सेनापति ने की थी। और कब की थी? जब वह सेना का क्या कर रहे थे? निरीक्षण कर रहे थे। उसी समय वह जो है प्रेरक की हत्या कर देता है। और वह ब्राह्मण धर्म और पोषक था। और वह जो है शुंग वंश की नींव डालता है। शुंग वंश 187 से 75 ईसा पूर्व। शुंग वंश देख लीजिए जल्दी से। शुंग वंश 187 से 75 ईसा पूर्व के बीच रहा शुंग वंश। यहीं पे आपको महर्षि पतंजलि मिलेंगे इनके दरबार में। देखिए इस वंश की स्थापना शार्ट में दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन है इतिहास भाई। कितना भी शार्ट करें बड़ा हो जाता है। आपको बुरा तो नहीं लगता? लिखते रहेंगे तो याद भी तो हो जाता है। और नहीं लिखेंगे तो हम ऐसे लेक्चर देख चले जाएंगे, आप भूल जाओगे जैसा आप कहिए। देखिए शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में 185 ईसा पूर्व में डेट को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव मत होना। 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सेनापति, इसको सही करवाइए भाई। पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की। बृहद्रथ की हत्या करके की। इन्हीं का सेनापति था ना, बृहद्रथ की हत्या करके की। तो ये ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र सिंह थे। इन्होंने कहा साहब आइए, आज जो है हमने सेनाओं का निरीक्षण करने के लिए आपको आमंत्रित किया है। जब यह सेना का निरीक्षण कर रहे थे तो उसी समय इनकी वह हत्या कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? निश्चित तौर पर उनकी कत्ल सेना से भी ढीली हो गई थी, प्रजा से भी हुआ। प्रजा की नजरों में भी वह गिर गए होंगे, तभी तो वह सबके सामने खुलेआम उनकी हत्या कर देता है कि नहीं? तो ये कहीं न कहीं से कमजोर शासक रहे होंगे बृहद्रथ। तो पुष्यमित्र शुंग जो है सेना के सामने निरीक्षण के दौरान ही उनकी हत्या कर देते हैं। आगे देखिए, इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे। इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। जहां इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। मौर्यों की सेवा में रहे होंगे, बाद में यह काबिल हुआ, सेनापति जैसे पद तक पहुंच गया। जहां इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। ये पूछा गया है। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण मतलब व्याकरणाचार्य पतंजलि, लिख लीजिए। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि उनके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। पतंजलि उनके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। पतंजलि
कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, शायद शुद्ध ऐसे ही होता है, पतंजलि, हाँ? जैसा भी आप लिख लीजिए, पतंजलि उनके अश्वमेध के पुरोहित थे। अब देखिए, चूंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया था, तो इन्होंने क्या किया, हाँ, जो हिंदू धर्म का ह्रास हो गया था, ब्राह्मण धर्म का, ये जैसे आए राजगद्दी पर आसीन हुए, तुरंत से उस क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिए। इस तरह से अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म का एक तरह से पुनर्जीवन शुंग वंश में होता है। बौद्ध रचनाएं, पुष्यमित्र को बौद्धों का हत्यारा, लिख लीजिए एक लाइन, बौद्ध रचनाएं पुष्यमित्र को बौद्धों का हत्यारा कहते हैं। बहुत सारे बौद्धों की उन्होंने हत्या कर दी थी, ऐसा जो है बौद्ध रचनाओं में मिलता है। बौद्ध रचनाओं में पुष्यमित्र को बौद्धों का हत्यारा तथा बौद्ध मठों और विहारों को नष्ट करने वाला बताया गया है। बौद्ध रचनाओं में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का हत्यारा तथा बौद्ध मठों और विहारों को नष्ट करने वाला बताया गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया। ऐसा कहा जाता है, देख सकते हो कि ऐसा कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। देखिए हर्षचरित क्या कहता है इसके बारे में, ये सब सवाल बनते हैं। लिखिए, हर्षचरित पुष्यमित्र शुंग को अनार्य, हर्षचरित किसकी रचना है? हाँ, वेरी गुड, पुस्तक में चाहे लिख लीजिएगा, जिसको नहीं पता होगा। बाणभट्ट हर्षचरित पुष्यमित्र शुंग को अनार्य, हर्षचरित बाणभट्ट की कथा, ये रचना है बाणभट्ट। ये क्या कह रहे हैं? पुष्यमित्र शुंग को अनार्य पुष्यमित्र शुंग को अनार्य तथा निम्न उत्पत्ति का बताया है, देखिए मनु महाराज क्या कहते हैं? मनु महाराज कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण विपत्ति के समय है तो अपने वर्ण से भिन्न पेशा अपनाकर अपनी जीविका चला सकता है, अपनी जीविका चलाने की छूट देता है। मनुस्मृति में मनु ने ब्राह्मणों के लिए छूट दी है कि आप बहुत विपत्ति में हो तो अपनी जो है जीविका, दूसरा पेशा भी अपनाकर चला सकते हैं। एक आप जो है बहुत सुनते होंगे कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यह लाइन कहाँ की है जानते हैं? मनुस्मृति की। यस्य नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर वो ऐसा करते हैं तो ब्राह्मणों के लिए खतरा है। हाँ, चलिए उस समय मनुस्मृति की तत्कालीन परिस्थितियां जो भी रही हो, जो लिखा गया उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मनुस्मृति में देखिए एक लाइन ये मिलती है, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यस्य नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यस्य नार्यस्तु, भाई हम संस्कृत बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, जो जानते हो उनको बताना। यस्य नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह लाइन कहाँ की है? देवता
यानी मनुस्मृति में आलाएं लिखी गई। कौन कौन लोग जानते थे, पता थी, जानते थे? तो लिख लीजिए, जहां नारियां, इसका अर्थ होता है जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इसलिए आप लोग इस लाइन को ध्यान में रखना, इसीलिए लिखवा दिए, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, मनुस्मृति। अब देखिए भाई, अगर शुंग काल की बात करें तो यहाँ जो है मगध की अपेक्षा या विदिशा था स्थान, विदिशा संभवतः व्यक्ति, विदिशा का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया था। विदिशा शुंग काल में, एक लाइन बढ़ाइए, शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया। शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया। जो खास चीजें हैं वो लिखो जल्दी जल्दी। विदिशा का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया। देखिए, जो सवाल पूछा जाता है पीसीएस में, आईएएस में कुछ धुआं रहा है, वो लाइन लिखिए, शुंग वंश के नवे शासक, शुंग वंश के नवे शासक, नवे शासक शुंग वंश के नवे शासक कौन थे? भागभद्र, 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 इन्हें तो कहीं कहीं भागवत भी मिलेगा। हाँ, भागभद्र, शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष, लिखिएगा इस लाइन को, के शासनकाल के 14वें वर्ष, के शासनकाल के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक, तक्षशिला के यवन शासक, तक्षशिला के यवन शासक एंटियार्कीस का राजदूत, तक्षशिला के यवन शासक, तक्षशिला के यवन शासक एंटियार्कीस, एंटियार्कीस के राजदूत, एंटियार्कीस का राजदूत कौन था भाई? का राजदूत, आगे लिखिए, हेलियोडोरस, वेरी गुड, बीट ठोकिए उनकी, हेलियोडोरस, एंटियार्कीस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में, विदिशा में वासुदेव यानी विष्णु भगवान यानी कृष्ण भगवान से संबंध रहा होगा ना, वासुदेव के सम्मान में गर्भ स्तंभ, वासुदेव के सम्मान में गर्भ स्तंभ, गर्भ किसकी सभा में है? हाँ, गर्भ स्तंभ स्थापित किया, गर्भ स्तंभ स्थापित किया। ये खुद पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये भागवत के शासनकाल के 14वें वर्ष आया था और यह तक्षशिला के यवन शासक एंटियार्कीस का राजदूत था और इसका शुभ नाम था हेलियोडोरस। और उसने विदिशा में, कहां पर? विदिशा में गर्भ स्तंभ जी, इसको सुनेंगे? विदिशा मध्य प्रदेश, विदिशा सब जिला भी है, सुना भी? मध्य प्रदेश विदिशा जिला है ना? हाँ, विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गर्भ स्तंभ स्थापित किया। यानी कि कहीं न कहीं ये हिंदू धर्म के पोषक रहे होंगे,
अभी तो उनके सम्मान में यहाँ गरुड़ स्तंभ स्थापित किया ना। ये हजारों बार पूछा गया है, ये दिमाग में रखिएगा शुभ काल से। हाँ, तत्सीलक एवं शासक एंटियाकीस का राजदूत हेलियोडोरस किसके शासन काल में आया था? भागभद्र के शासन काल में। भागभद्र सूर्यवंश के 9वें शासक थे और इनके 14वें वर्ष में आया था और विदिशा में क्या स्थापित किया? वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। ठीक, अगली लाइन में देखिए। हाँ, बहुत अच्छी। शून्य काल में हमें याद हो गया तो लिखो ना। शून्य काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। शुद्ध भाषा का पुनरुत्थान हुआ। शुद्ध काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ और इसके उत्थान में किसका महत्वपूर्ण रोल था? महर्षि पतंजलि का, योग ऋषि महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था। और मनुस्मृति की रचना कब हुई थी? हाँ, तो ब्राह्मण धर्म चूंकि उस समय हावी था तो निश्चित तौर में वह ब्राह्मणों की तरफ मनुस्मृति में झुकाव है। उनकी सहूलियत उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ती गई मनुस्मृति में। इसीलिए कुछ लोग मनुस्मृति की आलोचना भी करते हैं। अरे दबाव नहीं आ गई। लिख लीजिए, शुभ काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इसके उत्थान में महर्षि पतंजलि का बहुत बड़ा योगदान रहा और उनके मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप की रचना इसी युग में हुई। लिख लीजिए, मनुस्मृति की रचना भी इसी युग में हुई। छोटे भूल गए? लिख लीजिए, मनुस्मृति की रचना इसी काल में हुई।